JBL का डायरेक्टर स्टेबल जॉब, बड़ी सैलरी और सिक्योर फ्यूचर छोड़कर अपनी खुद की कंपनी बनाने का सोचता है। उसके पास ना कोई इन्वेस्टर, ना कोई फैक्ट्री और ना ही किसी प्रकार की बड़ी टेक्नोलॉजी थी, और पहला प्रोडक्ट एक चार्जिंग केबल लॉन्च करता है। और आज वही बंदा इंडिया का नंबर 1 ऑडियो ब्रांड चलाता है, शार्क टैंक पे बैठ के दूसरे को फंडिंग देता है। आखिर अमन गुप्ता ने ये कैसे किया और कौन सी स्ट्रेटजी यूज की जो इससे पहले इंडिया का किसी भी ऑडियो ब्रांड ने सोची भी नहीं थी। ये सिर्फ बोर्ड की स्टोरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट होने वाली है कि कैसे बिना कुछ बनाए सब कुछ बिल्ड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अमन गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया और साथ में सीए भी क्लियर कर लिया, पर इतने से मन नहीं बढ़ा तो उन्होंने आईएसबी हैदराबाद से एमबीए भी कर लिया। अब सोचो, बीकॉम, सीए और एमबीए की डिग्री, तीनों चीज जो अकेले भी किसी की जिंदगी सेट कर सकती है, तो इस प्रकार अमन का फ्यूचर तो बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने पहले सिटी बैंक में काम किया, फिर केपीएमजी में फाइनेंस की दुनिया में अपना नाम बना रहा था। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था, पर तब कॉल आया JBL की तरफ से, और इस कॉल में अमन की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। JBL एक ऐसा नाम था तब इंडिया में प्रीमियम ऑडियो का सिनोनिम हुआ करता था, और अमन गुप्ता को ऑफर हुआ था कंपनी में डायरेक्टर ऑफ सेल का रोल। ये कोई छोटी बात नहीं थी। JBL एक ग्लोबल ब्रांड था, हार्मन इंटरनेशनल का पैसा लगा हुआ था और हार्मन के पीछे सैमसंग का पैसा था। मतलब अमन अब एक ऐसी मशीन का हिस्सा था जो ऑलरेडी दुनिया भर में चल रही थी। काम था इंडिया में JBL को ग्रो करना, और अमन ने किया भी। मीटिंग, सेल टारगेट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सब कुछ प्रोफेशनली हैंडल किया, पर अंदर से कुछ चल रहा था। रोज वो इंडिया के उन कस्टमर को देखता था जो JBL तो खरीदना चाहते थे पर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और जो अफोर्ड कर सकते थे उनके हाथ में 1 महीने में वायर टूट जाता था, केबल खराब हो जाते थे और ईयरफोन बंद हो जाते थे। और अमन सोचता था इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, पर कोई सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि JBL एक फॉरेन कंपनी थी। उन्हें इंडिया की जरूरत नहीं समझनी थी, उन्हें सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना था। यहाँ पे अमन रियलाइज किया कि वो एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहा है जो इंडिया के लिए नहीं बनी, पर इंडिया को एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जो सिर्फ इंडिया के लिए बनी हो, उनकी पॉकेट के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से। और ये काम कोई और नहीं करेगा, ये काम उसे खुद करना होगा। 2013 में अमन ने JBL छोड़ दी। एक स्टेबल जॉब, एक बड़ा डिजिग्नेशन और सिक्योर फ्यूचर सब पीछे छोड़ दिया। अमन के दिमाग में एक चीज क्लियर थी, इंडिया में एक अपना ऑडियो ब्रांड होना चाहिए और मैं वो बनाऊंगा। JBL छोड़ दी थी, अब आगे क्या करना था। अमन के पास एक आइडिया था, एक विजन था, पर अकेला कोई एम्पायर खड़ा नहीं कर सकता। उसे एक पार्टनर चाहिए था, कोई ऐसा चाहिए था जो बिजनेस समझता हो, नंबर समझते हो और रिस्क लेने से डरे नहीं। और तब इंटर होता है समीर मेहता की। समीर पहले से एक बिजनेसमैन था, इमेजिन मार्केटिंग नाम की एक कंपनी चला रहा था। दोनों की सोच एक थी, इंडिया में एक ऐसा ब्रांड बनाना है जो इंडियंस के लिए हो, इंडियंस की तरह सोचे। दोनों ने फिर हाथ मिलाया और 2016 में बोट ऑफिशियली लॉन्च हुआ। अब पहला सवाल बनेगा, क्या लॉन्च करना है, हेडफोन, स्पीकर या नेक बैंड? तो उन्होंने सोचा एक चार्जिंग केबल से इसकी शुरुआत करते हैं। जी हाँ, एक चार्जिंग केबल से। इंडिया का जो ब्रांड आज शार्क टैंक पे दिखता है, जिसके ईयरफोन आप हर मेट्रो स्टेशन पे नजर आते हैं, उसकी शुरुआत एक सिंपल चार्जिंग केबल से हुई थी। पर यह डिसीजन स्टूपिड नहीं था, यह डिसीजन जीनियस था। सोचो उस वक्त की सिचुएशन, इंडिया में आईफोन आ चुका था और लोगों के हाथ में एप्पल था, पर ओरिजिनल केबल की प्राइस 2000 रुपये थी, और वो भी 3 से 4 महीने में टूट जाती थी। डुप्लीकेट केबल मिलती थी बाजार में, पर वो या तो स्लो चार्जिंग करती थी या तो फोन को डैमेज करती थी। ये एक रियल प्रॉब्लम थी, एक रियल मार्केट था, और कोई सीरियसली सॉल्व नहीं कर रहा था। अमन और समीर ने सोचा यहाँ से शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए खुद कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, चाइना से मैन्युफैक्चर से टाई अप किया, प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चर वहां से किया, और इसमें ना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता था ना बड़ा रिस्क था। पैसे थे सिर्फ 15 से 20 लाख, कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं था, कोई सेफ्टी नेट नहीं थी। प्रोडक्ट लॉन्च हुआ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अफोर्डेबल प्राइस में, डिसेंट क्वालिटी और इंडियन ब्रांड, और इंडिया के लोगों ने जमकर खरीदा। केबल बिकने लगी, फिर और केबल्स, फिर रिव्यू आने लगे, फिर ट्रस्ट बनना हुआ। और यहाँ से अमन को एक बात समझ आई जो बहुत कम फाउंडर समझते हैं, अगर कस्टमर एक बार तुम पे ट्रस्ट करे तो वो दोबारा आएगा,
और अगले प्रोडक्ट के लिए भी तुम्हारे पास ही आएगा। केवल तो एक एंट्री पॉइंट था, असली गेम था केवल चल गई थी, पैसा आने लगा था। अब दोनों पार्टनर के सामने एक सवाल था, आगे क्या करना है। ज्यादातर फाउंडर यहाँ एक गलती करते हैं, जब एक प्रोडक्ट चल जाता है तो वो उसी प्रोडक्ट को बार बार बेचते रहते हैं, सेफ जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। पर अमन और समीर ने कुछ और सोचा। उन्होंने देखा कि जो कस्टमर केबल खरीद रहा है वही कस्टमर ईयरफोन भी खरीदता है, वही हेडफोन भी खरीदता है, स्पीकर भी खरीदता है। मतलब एक ही कस्टमर से बार बार रिलेशनशिप बन सकता है अगर ब्रांड पे ट्रस्ट हो, और ट्रस्ट तो ऑलरेडी ही बन चुका था। तो बोट ने ईयरफोन लॉन्च किया, फिर हेडफोन, फिर नेक बैंड, फिर ब्लूटूथ स्पीकर, एक के बाद एक केयरफुली डिलीवरेटली। पर सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना ही काफी नहीं था, क्योंकि मार्केट में कंपटीटर भी थे, चाइनीज ब्रांड थे, इंटरनेशनल ब्रांड थे, सब एक ही सेल पे थे। कस्टमर कंफ्यूज हो जाता था, तो ऐसे में अलग दिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता। और यहाँ पे अमन ने वो मूव खेला जो किसी इंडियन ऑडियो ब्रांड ने पहले नहीं खेला था। उन्होंने डिसाइड किया कि बोट को सिर्फ एक ऑडियो कंपनी नहीं होगी, ये एक लाइफ स्टाइल ब्रांड होगा। मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ईयरफोन अच्छा सुनाता, मतलब ये कि जब तुम बोट पहनो तो तुम कूल दिखो। सोचो जेबीएल को, सोनी को, उनके एड्स में क्या होता था, स्पेसिफिकेशन, बस लेवल्स, टेक्निकल फीचर्स, दैट्स बोरिंग। बोट के एड्स में आते ही हार्दिक पांडे, कियारा आडवाणी, ऋतिक आर्यन क्रिकेट ग्राउंड पे, झील में, पार्टीज में। बोट एक ईयरफोन, एक फैशन एक्सेसरीज बन गया, एक स्टेटस सिंबल बन गया। एक मिडिल क्लास कलर का जो 800 रुपये में बोट खरीदता था, वो फील करता था जैसे वो कोई प्रीमियम ब्रांड यूज कर रहा। ये फीलिंग बेचना यही से बोट की असली स्ट्रेटजी थी। और प्राइस वो भी केयरफुली सेट किया, ना इतना सस्ता कि चीप लगे और ना ही इतना महंगा कि अफोर्ड ही ना हो सके। 200 से 2000, 500 से 2000 रुपये के रेंज रखा। इंडिया के उस यंग कस्टमर के लिए परफेक्ट था जो स्टाइलिश दिखना चाहता था पर पॉकेट भी देखना चाहता था। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे हैवी प्रेजेंस रखी, क्योंकि अमन जानता था इंडिया का नया कस्टमर पहले ऑनलाइन देखता है तब खरीदता है। और रिजल्ट क्या हुआ इसका, 2020 आते आते बोट इंडिया का नंबर 1 ऑडियो ब्रांड बन चुका था। 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर, हर 3 में से एक ईयरफोन जो इंडिया में बिकता था वो बोट का होता था। वो बंदा जिसने सिर्फ एक केबल से शुरू किया अब एक एम्पायर खड़ा कर चुका था। पर एम्पायर बनना एक है, उसे बचाए रहना बिल्कुल अलग खेल है। बाहर से सब परफेक्ट लग रहा था, सेलिब्रिटी इंडोर सिंक कर रहे थे, सेल्स बढ़ रही थी, अमन गुप्ता शार्क टैंक पे आ गए थे। अब तो वो खुद एक ब्रांड बन चुके थे, पर अंदर की कहानी कुछ और थी। बोट पैसे तो कमा रहा था लेकिन प्रॉफिट नहीं। ये सुनने में अजीब लगता है, करोड़ों की सेल, करोड़ों की रेवेन्यू, फिर भी बैलेंस शीट में लॉस। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि बोट ने एक चीज पे इतना ज्यादा दाव लगाया था जो दिखता तो बहुत अच्छा था पर बोझ बहुत भारी थी। वो चीज थी मार्केटिंग, सेलिब्रिटी की फीस, डिजिटल एड्स, इन्फ्लुएंसर, स्पॉन्सरशिप। हर जगह बोट का नाम दिखना चाहिए था। हर जगह की एक बहुत बड़ी प्राइस थी। रेवेन्यू आता था, मार्केटिंग में चला जाता था, साइकिल चलती रहती थी। और तब तक मार्केट में आई कंपटीशन की सुनामी। नॉइज, बोल्ड, इमेजिंग, सडनली हर तरफ से अफोर्डेबल इंडियन ऑडियो ब्रांड आ गए। वही फॉर्मूला जो बोट ने बनाया था, एसेट लाइट मॉडल, ई कॉमर्स फोकस, अफोर्डेबल प्राइसिंग, अब कोई भी यूज कर सकता था और सब ने किया। ऊपर से चाइनीज ब्रांड तो थे ही, सोमी, रियलमी, वन प्लस जैसे, जो पहले से ही अपने इकोसिस्टम में ईयरफोन बेच रहे थे। उन्हें अलग से कुछ प्रूव नहीं करना था। बोट को सडनली रियलाइज हुआ फर्स्ट मूवर होना काफी नहीं होता, डिफेंड करना भी पड़ता है। और एक प्रॉब्लम थी जो कोई ओपनली नहीं बोलता था, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में थी। बोट का अपना कोई प्लांट नहीं था, सब आउटसोर्स था। जब भी चाइना में सप्लाई चेन इशू होता था, जब भी रॉ मटेरियल महंगा होता था, बोट सीधा इम्पैक्ट होती थी। कंट्रोल उनके हाथ में नहीं था। 2022 में एक और झटका आया। बोट ने आईपीओ फाइल किया, 2000 करोड़ से ज्यादा रेज करने का प्लान था उनका। इन्वेस्टर एक्साइटेड था, मीडिया एक्साइटेड थी, सब लग रहा था ये भी हो जाएगा, पर नहीं हुआ। ग्लोबल मार्केट क्रैश हो रहा था, टेक आईपीओ दुनिया भर में डूब रहे थे, इन्वेस्टर सेंटीमेंट नेगेटिव था। और बोट ने वो डिसीजन लिया जो बहुत कम कंपनीज ले पाती है, आईपीओ को वापस लेना। एक ऐसा डिसीजन जो बाहर से फेलियर लगता था पर अंदर से एक मैच्योर मूव था। गलत वक्त पे पैसा नहीं उठाना,
ये भी एक बिजनेस स्किल है, पर चैलेंज खत्म नहीं हुए थे। प्रीमियम सेगमेंट यानी 3,000 रुपये से ऊपर का मार्केट, वहां बोट कभी स्ट्रांग नहीं बन पाया। सोनी, बॉस, एप्पल, वो ब्रांड जो एक्चुअली प्रीमियम थे, उन्हें बोट रिप्लेस नहीं कर पाई, क्योंकि बोट की इमेज थी अफोर्डेबल ब्रांड की और प्रीमियम कस्टमर वहां नहीं आते हैं। तो एक तरफ कंपटीटर नीचे से आ रहे थे और दूसरी तरफ से प्रीमियम ब्रांड उसे ऊपर जाने से रोक रही थी। बोट बीच में थी और यही सबसे डेंजरस जगह होती है। पर अमन गुप्ता ने एक बार JBL छोड़ दी थी कुछ नया करने के लिए। मुश्किलों से रुकने वाला इंसान तो वो था नहीं। चैलेंजर्स थे, लॉसेस थे, कंपटीशन थी, IPO वापस लेना पड़ा था। अमन जानता था कि जो ब्रांड सिर्फ एक कैटेगरी में टिकता है वो इवेंचुअली स्टक हो जाता है। तो बोट ने खुद का एक्सपेंड करना शुरू किया। ईयरफोन के बाद स्मार्ट वॉचेस में, स्मार्ट वॉचेस के बाद ग्रूमिंग प्रोडक्ट में, एक ऑडियो ब्रांड धीरे धीरे एक लाइफ स्टाइल कंपनी में बदल रहा था। और मैन्युफैक्चरिंग का इशू वो भी एड्रेस हो रहा था। इंडिया में मेक इन इंडिया की वेब आई और बोट ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पार्सली इंडिया लाने की तरफ एक कदम बढ़ाया, क्योंकि अमन जानता था जो ब्रांड अपनी सप्लाई चेन कंट्रोल नहीं कर सकता वो ब्रांड हमेशा वल्नरेबल रहता है। और अमन खुद वो सिर्फ एक फाउंडर ही नहीं रहा था, वो एक ब्रांड बन गया। शार्क टैंक ने उसे इंडिया के हर घर में पहचान दी थी और उसने इस पहचान को वाइजली यूज किया। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू बोट को और ज्यादा विजिबिलिटी मिली। आज बोट की वैल्यूएशन $300 मिलियन से भी ऊपर है। एक चार्जिंग केबल से शुरू होने वाली कंपनी आज एक एम्पायर बन चुकी है। पर असली सवाल यह है, इस पूरी कहानी में तुम्हारे लिए क्या है? देखो, बोट की स्टोरी सिर्फ अमन गुप्ता की स्टोरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। और ये ब्लूप्रिंट 3 चीज सिखाती है जो कोई कॉलेज नहीं सिखाता। पहली चीज, प्रॉब्लम पहले, प्रोडक्ट बाद में बनाओ। अमन ने पहले मार्केट में प्रॉब्लम देखी, टूटी केबल्स का, महंगे ईयरफोन्स का, कोई इंडियन ब्रांड नहीं होने का। प्रोडक्ट तो बाद में आया। जब भी तुम कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, पहले पूछो कौन सी रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अगर जवाब क्लियर नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। दूसरी चीज थी, एसेट लाइट चलाओ, ब्रांड हैवी चलाओ। बोट का अपना कोई फैक्ट्री नहीं था, पर ब्रांड इतना स्ट्रांग था कि लोग सिर्फ नाम देके खरीदने लगते थे। आज की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेप्शन। तुम क्या बना रहे हो, ये काम इंपॉर्टेंट है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज, टाइमिंग से ज्यादा पेशेंस मैटर करता है। बोट 2016 में लॉन्च हुई, 2020 में नंबर 1 बन चुकी थी। 4 साल में बीच में लॉसेस थे, डाउट से, कंपटीशन था। अगर अमन 2018 में ही हार मान लेता तो आज बोट नहीं होती। मोस्ट पीपल क्विट करते हैं क्योंकि 1 साल पहले जब सक्सेस आने वाली होती है, ये 3 चीज, प्रॉब्लम फर्स्ट, एसेट लाइट मॉडल और पेशेंस एक्सक्यूशन, यही है बोट का असली ब्लूप्रिंट। और ये ब्लूप्रिंट सिर्फ बोट के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। चाहे तुम कल कोई स्टार्टअप शुरू करो, चाहे कोई यूट्यूब चैनल बनाओ, चाहे कोई लोकल बिजनेस चलाओ, ये तीनों रूल्स हमेशा काम में आते हैं, हर जगह, हर बार। अमन गुप्ता ने JBL इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उसने एक प्रॉब्लम देखी थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी। तुम्हारे आसपास भी ऐसी प्रॉब्लम है, फर्क सिर्फ इतना है क्या तुम उन्हें देख पा रहे हो। तो अगर तुम्हें ये वीडियो तुम्हारे काम की लगी हो तो एक लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। अगली वीडियो में एक और ऐसी कंपनी की स्टोरी लेके आऊंगा जिसने इंडिया का बिजनेस दुनिया को हिला के रख दिया। तब तक के लिए